हेलो बच्चों, चलिए आज बात करते हैं हम लोग कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 1 की वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। अब वैद्युत आवेश तथा कूलाम के नियम में क्या होता है, इसमें जितने प्रश्न आ सकते हैं या जितने प्रश्न इम्पोर्टेंट बनते हैं उन प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें जितने प्रश्न बनते हैं मैं आपको बताऊंगा। वो देखिए, इसमें पहला प्रश्न बनता है कूलाम का नियम। कूलाम के नियम से आप क्या समझते हो, इसके लिए व्यंजक लिखिए। दूसरा प्रश्न बनता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना। और तीसरा प्रश्न बनता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है और है भी, और हर बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। उदाहरण लिखिए। और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में, दो प्रश्न बनेंगे इसमें। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब इसमें क्या होगा कि ये दो प्रश्न हैं, एक में लिखे गए हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब आपका जो छठवां प्रश्न बनता है, इसमें वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण ये यहाँ पे प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण कह के भी पूछ सकता है। बलयुग्म का आघूर्ण पूछेगा या प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण पूछेगा, तो यही प्रश्न माना जाएगा। अब इसमें आप देखिएगा, एक एक प्रश्न का उत्तर एक तरफ से डेरिवेशन सहित मैं आपको बताऊंगा। इसको आप ध्यान से समझिए, सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। तो चलिए, पहला प्रश्न आपका है कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम क्या होता है, इसको आप समझेंगे कि कूलाम का नियम है क्या। अब कूलाम का नियम समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि ये कूलाम का नियम लगता किस पर है। तो कूलाम का नियम जो लगता है वो आवेशों पर लगता है। किस पर लगता है? आवेशों पर लगता है। और आवेश जो होते हैं वे ब्रह्मांड की किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उनके मध्य एक ऐसा गुण स्थापित हो जाता है कि वे अन्य हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, यानी आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगते हैं। तो इसी गुण को क्या बोलते हैं हम? वैद्युत आवेश बोलते हैं। अब वैद्युत आवेश, जैसे आपने देखा होगा, बाल में तेल लगाइए, तेल लगाने के बाद कंघी करिए, कंघी करने के बाद में यदि कंघा बालों के पास ले जाओ तो बालों को या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करता है, दोनों में से कोई कर सकता है। अब इसमें क्या होगा, इसका मतलब उनके बीच क्या उत्पन्न हो गया है? आवेश। और आवेशों के लिए आप जान लीजिएगा कि जब समान आवेश उत्पन्न होंगे, समान आवेश, तो समान आवेशों में सदैव क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। समान आवेशों में क्या होता है? सदैव प्रतिकर्षण होता है। और अगर यही आवेश क्या हों? विपरीत हों, तो इसमें क्या होता है? आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है। इतनी चीज़ें अपने दिमाग में आप फीड करिए। उसके बाद देखिए कूलाम का नियम कहता क्या है। कूलाम का नियम कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ध्यान दीजिएगा, दो स्थिर, एक आवेश आपका ये हो गया और दूसरा आवेश आपका ये हो गया, ठीक। एक आवेश मान लीजिए ए है, ये क्या है? बी है। तो दो बिंदु आवेश, अब इस पर आपका Q1 है और इस पर क्या है? Q2। तो कूलाम का नियम समझिए, बहुत आसान। इनके बीच की दूरी क्या मान ली जाए? R दूरी। तो प्रश्न क्या बना कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच
दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अच्छा, दोनों कैसे बोला गया? क्योंकि अगर ये प्लस प्लस होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, और अगर प्लस माइनस होंगे तो क्या होगा? आकर्षण होगा। इसलिए दोनों शब्द बोले गए हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल की अनुक्रमानुपाती, उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर बल F है तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यही आपका कूलाम के नियम का सूत्र है, यही आपका कूलाम का नियम। अब यहाँ पे आप देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आया है, यह एक नियतांक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है जिसका आंकिक मान होता है 9.0 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है जिसका आंकिक मान होता है 9.0 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये आपका क्या है? कूलाम का नियम है, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बिंदु आवेश के कारण, दूसरा प्रश्न, बिंदु आवेश के कारण, आंसर नंबर 2, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालना है। अब बिंदु आवेश के कारण अब क्या करेंगे कि मान लिया एक कोई आवेश है आपका जो O पर रखा है, सपोज करो क्या है ये Q, क्या है ये Q है, जो किसी पॉइंट पर रखा हुआ है। अब इस पॉइंट पे रखा है तो इसके कारण निकालना है किसी बिंदु पर, क्या निकालना है? इस आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर लगने वाला बल क्या होगा, इसको निकालिए आप। सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले इस आवेश के कारण इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालना है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले निकालने के लिए जिस पॉइंट पे निकालना है वहाँ पे रख देंगे एक परीक्षण आवेश Q0। क्या रख देंगे? परीक्षण आवेश Q0 रख देंगे। अब जब परीक्षण आवेश Q0 वहाँ पे रख देंगे तो परीक्षण आवेश Q0 रखने पर ये आवेश उस आवेश पर, परीक्षण आवेश पर एक बल आरोपित करेगा और इसकी दूरी मान लिया जाए क्या है? स्मॉल r। किसकी? उस पॉइंट की। तो क्या करेंगे? इसमें क्या क्या किया गया कि माना एक आवेश प्लस Q एक बिंदु ऊपर रखा है जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? अभी आपने कूलाम का नियम पढ़ा। कूलाम का नियम कहता है कि एक आवेश दूसरे आवेश पर वैद्युत बल लगाएगा। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे कि इसके कारण, इस आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल, तो
तो प्लस क्यू आवेश के कारण, 3 लाइन का डेरिवेशन है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा तुरंत क्लियर हो जाएगा। प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल F बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्या था कूलाम का नियम, Q1 Q2, Q1 Q2, लेकिन यहाँ Q1 के स्थान पर Q है और Q2 के स्थान पे Q0 है, तो क्या लिख दें, Q0 अपान बीच की दूरी कितनी है R, तो R का वर्ग। समीकरण नंबर 1 हो गया। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या कहती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है F अपान Q0, क्या होती है, F अपान Q0। अब इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, F का मान यहाँ से उठाएंगे, देखिए इधर यहाँ से F का मान उठाएंगे और F का मान उठा करके इसके स्थान पे रख देंगे, और जैसे ही F का मान यहाँ से उठाएंगे यहाँ पे रख देंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकल के आ जाएगा। क्या रखने पे होता है, देखिए इधर इसमें E बराबर बन गया आपका, E बराबर F के स्थान पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपान R स्क्वायर बटे Q0। अब Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो गया। अब जैसे ही Q से Q0 कैंसिल होगा, आपका सूत्र निकल के आएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 Q0 से Q0 कैंसिल, Q अपान R स्क्वायर। ये आपका हो गया फार्मूला किसके लिए, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त हो गया। ठीक, तो ये आपका हो गया बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये चीज़ें फिर से सुन लीजिए, O पर एक Q प्लस Q आवेश रखा है, उससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या होगा, उस पर एक परीक्षण आवेश Q0 रख देंगे। Q0 रखने के बाद में ये प्लस Q उस पर एक बल लगाएगा, वो बल का मान होगा कूलाम के नियमानुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपान R स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 हो गया। और E बराबर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर होता है F अपान Q0। अब अपान Q0 रख देंगे, समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, यानी समीकरण 1 से F का मान उठा करके समीकरण 2 में रख देंगे, और जैसे ही रखेंगे हमें फार्मूला डेवलप हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 प्रश्न हो गए। अब तीसरा प्रश्न आपका उठता है। तीसरा प्रश्न, 6 प्रश्न उठेंगे, 3 प्रश्न इस वीडियो में कराएंगे, 3 प्रश्न प्रयास करेंगे कि अगले वाले वीडियो में हो जाएं, ठीक है ना। अगले वाले में 3 हो जाएंगे। इस प्रकार से पहला चैप्टर आपका एंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए तीसरा प्रश्न बनता है, तीसरा प्रश्न बनता है आपका, क्या बनेगा तीसरा प्रश्न बनता है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। तीसरा प्रश्न आपका है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, देखिए इधर, जब बराबर किंतु विपरीत आवेश, एक प्लस हो गया, एक हो गया माइनस हो गया। जब बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। फिर से सुनेंगे, जब बराबर किंतु विपरीत आवेश, अगर इसको आप माइनस Q ले लो, इसको ले लो प्लस Q,
जब बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके बीच लगने वाला, देखिए उनके बीच वैद्युत ध्रुव आघूर्ण लगेगा, लेकिन उसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले आप वैद्युत ध्रुव। तो इस प्रकार से ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बलेगा, ये तो बात की बात है, लेकिन ऐसे निकाय को आप जानते हो बराबर किंतु विपरीत हैं तो पक्का है क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा। अभी बताया इसके पहले कि विपरीत आवेशों में क्या लगता है, विपरीत आवेशों में सदैव क्या लगता है, आकर्षण, और समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो अगर इनके बीच की दूरी क्या मान ली जाए, 2l मीटर मान ली जाए, कितनी, 2l मीटर। तो क्या होगा, जब बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो ऐसे निकाय को बोलते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव। क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। लेकिन एक आवेश, चाहिए वाला ले लो, चाहिए वाला, तो एक आवेश और इनके बीच की दूरी, एक आवेश ले लीजिए, इसमें से चाहे प्लस वाला चाहे, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया प्लस क्यू, एक आवेश और उनके बीच की दूरी 2l, इनका गुणनफल कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। कोई एक आवेश और उनके बीच की जो दूरी होती है इसका गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। क्या होता है, कूलाम मीटर होता है, ठीक है ना, क्या हो गया, कूलाम मीटर होता है। अब एग्जाम्पल ले लीजिए इसका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है इसमें। तो एग्जाम्पल में क्या होगा, अब इसमें आप ढूंढिए कि बराबर और विपरीत आवेश कौन कौन मिलेंगे। जैसे सोडियम है, सोडियम पे धनावेश होता है, Cl पे ऋणावेश होता है, तो NaCl हो गया जिसे हम लोग नमक के नाम से जानते हैं, HCl हो गया, H2O हो गया, HBr हो गया, HBr हो गया। तो ये सब क्या होंगे, बराबर किंतु विपरीत आवेश हैं, एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर होंगे, और तो ये क्या कहलाएंगे, आपके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएंगे। तो इस प्रकार से ये इसका एग्जाम्पल हो गया। क्या हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। तो अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके जो अगले 3 प्रश्न बचते हैं आपके। कोशिश ये करेंगे कि दूसरे वाले वीडियो में ये तीनों प्रश्न कवर हो जाएं और उसी के साथ आपका पहला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा। जितने प्रश्न बनते हैं इसको बनाने के बाद में इसमें से जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं एक वीडियो में हम उनको बता देंगे इकट्ठे, ठीक है ना। सारे प्रश्न एक एक नंबर के जितने भी उठते हैं उनको हम बता देंगे। उसके बाद में ऐसे श्रृंखला चलाते चले जाएंगे। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब आगे के 3 प्रश्नों के लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। इसको देखते रहिएगा और साथ साथ लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।